नमस्कार। आपका अखबार के संख में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। फरीदाबाद की जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है उसका मामला, उसका मुद्दा अभी चल ही रहा है। लाल किले के पास जो बम विस्फोट हुआ जिसमें 13 लोग मारे गए, उसकी जांच चल रही है और जांच के लिए मटेरियल जो ले जाया गया जम्मू कश्मीर, वहां थाने में विस्फोट हो गया, 9 लोग मारे गए। कुछ विद्वान लोग कह रहे थे कि ये खाद है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला था। ज़बरदस्ती इसको जो है विस्फोटक का मुद्दा बनाया जा रहा है, आतंकवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है। अब उनको उन 9 लोगों के परिवारों को जवाब देना चाहिए कि ये अगर खाद थी तो इससे 9 लोग क्यों मारे गए, और जो घायल हुए हैं 26-27 लोग, उनको भी, उनके परिवारों को भी जवाब देना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा अल-फलाह विश्वविद्यालय के बारे में जान लेते हैं। ये विश्वविद्यालय हरियाणा में है, ये तो आपको मालूम ही है, और ये अरावली की पहाड़ियों में बना हुआ है। छोटी मोटी जगह नहीं, 76 एकड़ में इसका कैंपस है। ये ऐसा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाका है जहाँ पर कुछ भी करने से पहले सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ कोई भी निर्माण हो तो तुरंत तमाम एनजीओ आ जाते हैं आंदोलन करने के लिए, विरोध करने के लिए कि पर्यावरण को बिगाड़ा जा रहा है। लेकिन ये विश्वविद्यालय बनता रहा, निर्माण होता रहा, एक भी एनजीओ नाम के लिए भी विरोध के लिए नहीं आया। सरकार की ओर से तो विरोध होने की बात ही नहीं है। सरकार जब खुद ही सहायता कर रही थी तो विरोध का कहाँ से सवाल आता है। और सुप्रीम कोर्ट तक मामला कभी गया नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान कोई लिया नहीं। उसको लगा नहीं कि ये कोई बड़ा मामला है। देश में धर्म परिवर्तन हो, आतंकवाद चले, ये बहुत से लोगों की नज़र में बड़ा मामला नहीं है। 2014 में इस विश्वविद्यालय को खोलने की अनुमति मिली जब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की सरकार थी। 2015 में जब स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर थी केंद्र में, तब इसको यूजीसी की मान्यता मिली। इसका मालिक है जावेद सिद्दीकी, जिस पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है। तो न तो इस स्थान पर किसी ने ध्यान दिया, न ही इस विश्वविद्यालय के नाम पर किसी की नींद खुली, और न ही इसके मालिक का जो अतीत था उस पर किसी ने ध्यान दिया। 2019 में, तब भी मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, हरियाणा सरकार के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको मेडिकल कॉलेज चलाने की, एमबीबीएस का कोर्स चलाने की परमिशन दे दी, अनुमति दे दी है। तब से ये डॉक्टर बना रहे हैं और जिहादी डॉक्टर बना रहे हैं, ये अब पता चल रहा है। लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया, किसी ने सोचा नहीं कि ये नाम क्यों रखा गया, आखिर इस नाम से जो है मेडिकल कॉलेज क्यों चल रहा है। तो ये मजहबी अड्डा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में फलता फूलता रहा। शुरुआत भले ही इसकी कांग्रेस के समय में हुई, लेकिन उसके बाद इसकी जो प्रगति हुई, इसको जो मान्यता मिली, इसका जो विकास हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। तो संस्थापक के अतीत के बारे में जानते हुए भी किसी को कोई खतरा, किसी तरह की आशंका नहीं हुई। उसकी सबसे बड़ी वजह है, आगे भी कई केस बताऊंगा, 2 और मामलों के बारे में बात करूंगा, जो ये हिंदुओं में शत्रुबोध का अभाव है, वो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जो बार बार सामने आती है और बार बार ऐसी मजहबी संस्थाओं की ताकत को बढ़ाने का काम करती है, उनके समर्थन का काम करती है और उनको सहयोग का काम करती है। जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में माता श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक मेडिकल कॉलेज चलाता है। ये मेडिकल कॉलेज 100% जो है हिंदू भक्तों के दान के पैसे से चलता है। सवाल ये है कि ऐसे कॉलेज में किसी गैर हिंदू को एडमिशन क्यों मिलना चाहिए। लेकिन हाल की बात सुनिए आप, 50 मेडिकल कॉलेज की 50 सीटों के लिए चयन हुआ, उसमें से 42 पर मुसलमान चुने गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये बात घाटी की नहीं हो रही है। घाटी में होता तो शायद आश्चर्य ना होता। ये जम्मू में हो रहा है, जहां सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और श्राइन बोर्ड के चेयरमैन होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। उनका भी ध्यान इसकी ओर नहीं गया, इसको रोकने या इसमें दखल देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हिंदू भक्तों के चढ़ावे का कोई मोल नहीं है। वो हिंदुओं के हित में इस्तेमाल हो, इसकी किसी को चिंता नहीं है। हिंदू भक्तों का जो चढ़ावा है, उनका जो पैसा है, उनके गाढ़े पसीने की कमाई है,
उसका इस्तेमाल हिंदुओं के ही खिलाफ हो रहा है। और आप ये देखिए किस तरह से आतंकवाद का ताना बाना फैलाया जा रहा है, उसको और मजबूत किया जा रहा है। ये घाटी से लेकर जम्मू तक, जम्मू से लेकर फरीदाबाद नेशनल कैपिटल रीजन तक, और अगर ये लोग सफल हो गए होते तो भारत के पता नहीं कितने शहरों में कितने हजार लोग मारे जाते। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था, तैयारी हो रही थी, तब किसी की नींद नहीं खुली। वो श्रीनगर के एसएसपी, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, जिन्होंने उस पोस्टर के पीछे कुछ देखा। उन्होंने उसके पीछे की लिखी इबारत को पढ़ने की कोशिश की और तह तक गए, उससे वो फरीदाबाद पहुंचे और इस अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो पूरा तंत्र, जो पूरा रैकेट था, उसको उजागर किया। विस्फोटक बरामद किए, डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई और ये डॉक्टरों का नेटवर्क जो है पूरे देश में कई प्रदेशों में फैला हुआ है। एक अनुमान तो ये है कि देश में लगभग 800 ऐसे डॉक्टरों को जिहादी बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। वो बन चुके हैं या बनने के प्रोसेस में है, पता नहीं। शायद खुफिया एजेंसियों ने अब तक पता कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। तो हिंदुओं के संसाधनों का दुरुपयोग कैसे हिंदुओं के ही विरुद्ध हो रहा है, ये इसका उदाहरण है। एक उदाहरण आपको अब और देता हूं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सेन हिगेनबॉटम। ये सेन हिगेनबॉटम जो है एक अमेरिकी शिक्षक था। ये आज़ादी के पहले अमेरिका में इसने पैसा इकट्ठा किया और प्रयागराज में आकर एक एग्रीकल्चर कॉलेज खोला। छोटा सा पहले कॉलेज था, बड़ा हुआ और ये भारत में, खासतौर से उत्तर भारत में ईसाई मिशनरियों का जो धर्मांतरण का अभियान है, उसका सबसे बड़ा अड्डा बन गया। यहाँ से सबसे ज़्यादा धर्मांतरण के अभियान चलाए जाते हैं, प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। अब देखिए 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, केंद्र में गठबंधन की सरकार थी, ठीक है। एचआरडी मिनिस्टर बने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। उन्होंने एचआरडी मिनिस्टर बनने के कुछ ही समय में इस कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, क्योंकि उसके संचालक बी लाल से जोशी जी के व्यक्तिगत संबंध थे। उन दिनों भी इस विश्वविद्यालय में डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई, तब भी कॉलेज था, तब भी शिक्षा की आड़ में, विज्ञान की आड़ में चंगाई सभाएं चलती थीं, धन परिवर्तन कराया जाता था। इसका जो वाइस चांसलर है वो कोविड के दौरान कोरोना को भूत की तरह भगाने का काम करता था, सभाएं करता था, कहता था कि मैं यीशु की शक्ति से कोरोना को भगा दूंगा, मैंने आदेश दे दिया है, उसको धमकी दे दी है कि भाग जाए यहाँ से। ये एक वैज्ञानिक शिक्षा के केंद्र में हो रहा था। इस बिशप पर जो है उत्तर प्रदेश में हत्या और धर्मांतरण के कई मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2022 में एक कानून बनाया, धर्मांतरण विरोधी कानून। उसमें ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति जो धर्मांतरण का शिकार हुआ है, उसके परिवार का या उसके ब्लड रिलेशन के लोग या उसका कोई अगर लीगल गार्जियन है, इनमें से कोई भी अगर शिकायत करता है तो उसके आधार पर कार्रवाई हो सकती है, जो धर्मांतरण करा रहे हैं। तो इसके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ, इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और डायरेक्टर और कई और स्टाफ के लोगों के खिलाफ। ये लोग गए हाई कोर्ट अग्रिम जमानत के लिए। हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की है उसकी कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब उसको अधिकार नहीं है। जो श्रेणी बताई थी, कानून में बताई गई थी कि ये लोग शिकायत कर सकते हैं, उनमें से वो नहीं आता। वो प्रभावित व्यक्ति नहीं था, न तो किसी का रिश्तेदार था, न ब्लड रिलेशन था। तो इसलिए जो है उसकी कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए ये जो है मामला, ये शिकायत जो है स्टैंड नहीं करती है। 2024 में योगी सरकार ने इस कानून में संशोधन कर दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति शिकायत कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून पिछली तारीख से लागू नहीं हो सकता और वाइस चांसलर, डायरेक्टर और उसके साथियों के खिलाफ और उसके साथियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
मामला और आगे बढ़ा, सुनवाई चली। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ थी। उन्होंने फैसला सुनाया कि पर्याप्त सबूत के अभाव में और जिसने शिकायत की है उसकी कोई लोकस स्टैंडाई नहीं होने की वजह से इस केस को रद्द किया जाता है, नामंजूर किया जाता है। सभी FIR जो भी दर्ज हुई थी सबको उन्होंने क्वैश कर दिया और मामला खत्म हो गया। इसको राहत मिल गई। पूरे ईसाई जगत में, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में खुशी मनाई गई। ये रवैया है धर्मांतरण जैसे, मैं कहता हूं, महापाप के खिलाफ हमारे नेताओं का और हमारी अदालतों का रवैया। ठीक है, कानून के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कानून एक लिखित कानून होता है और दूसरा कानून की आत्मा होती है। इस समाज को, इस देश को बचाने का दायित्व अदालतों पर है या नहीं। राष्ट्रपति और गवर्नर के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती, ये हमारा संविधान कहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको ओवर रूल करता है कि वो समीक्षा कर सकता है। और उस समीक्षा के साथ साथ उसने एक तरह से संविधान में संशोधन कर दिया, जिसका मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। गवर्नर और राष्ट्रपति की ओर से चैलेंज किया गया है, अभी उसका फैसला आना बाकी है। लेकिन दूसरे मामलों में सुप्रीम कोर्ट इस हद तक जा सकता है कि कानून को, संविधान को भी बदल सकता है। लेकिन इस मामले में उसने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश भी नहीं की। उसने इस बात पर गौर नहीं किया कि एक साइंटिफिक तरीके से चलने वाले विश्वविद्यालय में आखिर धर्म परिवर्तन का काम क्यों, प्रोजेक्ट क्यों चले, वहाँ इस तरह की गतिविधियाँ क्यों चले। धर्म परिवर्तन से किसको फायदा हो रहा है? देश का फायदा हो रहा है, अर्थव्यवस्था का फायदा हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, क्या हो रहा है? अच्छे नागरिक पैदा हो रहे हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट को इन सब मुद्दों पर भी तो विचार करना चाहिए था, या सरकार को निर्देश देते, या कोई तरीका ऐसा बचाना चाहिए था कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये अभियान रुके। मूल उद्देश्य सरकार का कार्रवाई के पीछे यही था कि यह धर्मांतरण का सिलसिला रुके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि कानून में जो लिखा है, जो शब्द लिखे हुए हैं, रिटन वर्ड जो है, उनको फॉलो किया जाना चाहिए और उसके मुताबिक इनको छोड़ दिया जाना चाहिए। कार्रवाई नहीं होनी चाहिए तो नहीं हुई। तो ऐसे संस्थान देश में चल रहे हैं। कहीं आतंकवादी पाले जा रहे हैं, कहीं धर्मांतरण कराकर डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है, और हमारी अदालतें और सर्वोच्च अदालत भी इन सब बातों को सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति या समस्या मानकर उस तरह से ट्रीट कर रहा है। सवाल यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब इनको अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया, FIR क्वैश करने से मना कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी तो देखना चाहिए था कि क्यों किया। देखा होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं देखा होगा उन्होंने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को देश के व्यापक हित के बारे में भी तो सोचना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट कोई कुएं का मेढक नहीं है, लेकिन वो कभी कभी हो जाता है। जब उसका मन होता है कुएं का मेढक बनने का, तो कुएं का मेढक बन जाता है, और जब उसका मन नहीं होता है तो वो समुद्र की व्हेल मछली बन जाता है, किसी को भी निगल सकता है। तो जो कहावत है कि माथा देखकर तिलक लगाना, वो काम हमारी अदालतों में बहुत ज़्यादा हो गया कि किस मुद्दे पर क्या रुख अपनाना है, किस मुद्दे पर कानून और संविधान के दायरे के बाहर जाकर फैसला देना है, और किस मुद्दे पर कानून का अक्षरशः पालन करना है। देश की डेमोग्राफी बिगड़ती हो तो बिगड़ती रहे। हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का अभियान चलता है तो चलता रहे। देश में आतंकवादी पैदा किए जा रहे हैं तो पैदा किए जाते रहे। और मैं आपसे आज कह रहा हूं कि अगर जम्मू कश्मीर का ये जो माता श्री वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है, इसका मामला भी अगर सुप्रीम कोर्ट में आया, उन 50 में से 42 मुस्लिम छात्रों को अगर हटाया गया, एक को भी हटाया गया, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, तो उनको सुप्रीम कोर्ट उनका बचाव करेगा। तब सुप्रीम कोर्ट को संविधान में दिए गए तमाम मौलिक अधिकारों की याद आ जाएगी। क्या ये मौलिक अधिकार आतंकवाद चलाने, लोगों की हत्या करने का भी अधिकार देते हैं? अभी देखना है कि ये जो डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, उनका मामला अदालत में आता है तो किस तरह का रवैया होता है अदालत का। लेकिन एक बात मानकर चलिए
कि हमारे देश की अदालतों को देश के भविष्य की उस तरह से चिंता नहीं है। और ये मैं किसी जज के खिलाफ व्यक्तिगत आक्षेप टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ये एक जनरल टेंडेंसी है। और वो जनरल टेंडेंसी इस बात से संचालित होती है कि जो माइनॉरिटी जिनको कहते हैं मुस्लिम और क्रिश्चियन, वो दरअसल विक्टिम्स हैं। उनके विक्टिमहुड के कार्ड को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और कई अदालतें, दूसरी अदालतें भी उसको वही वास्तविकता मानती हैं, उसके अनुसार फैसले होते हैं और उनको लगता है कि इनकी रक्षा किया जाना जरूरी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दरअसल इनके काम का उद्देश्य क्या है। देश हित में है, देश के विरोध में है, समाज के हित में है, समाज के विरोध में है, इन सब बातों से ज़्यादा सरोकार नहीं होता अदालतों का। वो किस मुद्दे पर कौन सा रुख अख्तियार करेंगे, इसके बारे में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी आपको लगेगा कि वो देश और समाज की बहुत चिंता कर रहे हैं, कभी आपको लगेगा देश और समाज की उन्हें कोई चिंता नहीं है। ये जो इनकंसिस्टेंसी है अदालतों की, ये सबसे बड़ी बाधा है इस देश में कानून का राज स्थापित करने में, डेमोग्राफी में जो परिवर्तन का अभियान चल रहा है उसको रोकने में, यहाँ तक कि आतंक को रोकने में। आतंकवादियों को जिस तरह से छूट मिल जाती है छोटे छोटे तकनीकी आधार पर, ये सिलसिला जब तक नहीं रुकेगा, ये आतंकवाद का सिलसिला, ये धर्म परिवर्तन का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।